दोस्तों, एक लड़का मुंबई की सड़कों पर 3 साल तक मेहनत मजदूरी करके लगभग 3 लाख रुपए इकट्ठा कर लेता है। दोस्तों, वो लड़का बहुत ही खुश था क्योंकि अगले ही महीने उसके बहन की शादी थी और वो इसी शादी के लिए ही तो पैसे कमाने आया था। और वो सोच रहा था कि गांव चलूंगा और अपने बहन की शादी में सारा इंतज़ाम करूंगा और गांव वालों को दिखा दूंगा कि मैंने भी अपने बहन की शादी कितने शौक से किया है और अपने बहन की शादी में मैंने कहीं से भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। दोस्तों, वो मन ही मन इतना खुश था और अपने बैग को लेकर के अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। दोस्तों, उसके कमरे से स्टेशन की जो दूरी थी वो महज 10 मिनट का रास्ता था, तो पैदल ही अपने बैग को लेकर के स्टेशन की तरफ चल देता है। दोस्तों, वो स्टेशन की तरफ चल देता है और जैसे ही स्टेशन के ठीक सामने पहुंचता है तो देखता है तो उस रोड पर तमाम गाड़ियां लाइन लगा करके आ और जा रही थी। दोस्तों, वो बस इसी इंतज़ार में खड़े होकर के इंतज़ार कर रहा था कि जैसे ही इन गाड़ियों का जो तांता है वो कम होगा तो मैं इस रोड को क्रॉस करके स्टेशन की तरफ जाऊंगा और अपने गांव की तरफ जाने वाली गाड़ी को पकड़ करके अपने गांव निकल जाऊंगा। दोस्तों, वो उसी इंतज़ार में खड़े होकर के स्टेशन की तरफ देख ही रहा होता है कि अचानक उसकी जो निगाह है वो एक बेहद ही खूबसूरत 25 वर्ष की लड़की से मिल जाती है। दोस्तों, दरअसल वो लड़की स्टेशन से उसी की तरफ आ रही थी और वो भी रोड को क्रॉस करने के लिए रोड के उस तरफ खड़ी होकर के इंतज़ार करने लगती है। दोस्तों, वो लड़का और उस लड़की की निगाह में, उसकी खूबसूरती में इतना ज़्यादा डूब जाता है और इतना ज़्यादा वो उसके अंदर खो जाता है कि उसके और अपनी ज़िंदगी को लेकर के ना जाने क्या क्या सपने देखने लगता है और ये सोचने लगता है कि यह ऊपर वाले क्या खूबसूरत तरीके से तुमने इस लड़की को बनाया है, इसकी एक एक अंग को अपने हाथों से क्या बढ़िया तरीके से सजाया है कि इंसान तो क्या भगवान भी देख करके इस लड़की को अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। दोस्तों, वो उसकी खूबसूरती की तारीफ अपने मन के अंदर कर रहा था, तभी अचानक सिग्नल होता है और वो लड़की उस रोड को क्रॉस करने के लिए 4 कदम आगे बढ़ती है कि तभी तेज रफ्तार से सिग्नल को तोड़ करके एक कार आती है और उस लड़की का एक्सीडेंट कर देती है। दोस्तों, जैसे ही उस लड़की का एक्सीडेंट होता है वो लड़का अपने ख्वाब से बाहर आता है और उस लड़की की तरफ चीखते हुए दौड़ पड़ता है कि क्या कर दिया, इस लड़की को एक्सीडेंट कर दिया। और जैसे ही वो उसके पास जाता है तो देखता है उस लड़की के सर में गंभीर चोट आ जाती है और वो उसी सड़क पर बेहोशी हालत में गिर पड़ती है। दोस्तों, वो लड़का उसके पास आकर के लोगों से चिल्लाने लगता है कि इसे अस्पताल ले चलो, इसे जल्द से जल्द अस्पताल में एडमिट करवाओ, नहीं तो ये अपने ज़िंदगी से हाथ धो बैठेगी और इसके प्राण पखेरु इसे छोड़ करके निकल जाएंगे। लेकिन उस बड़े शहर में, मुंबई जैसे शहर में करोड़ों लोगों की भीड़ में से भी कोई सामने निकल करके नहीं आ रहा था कि उसकी जिम्मेदारी ले सके और उसे ले जा करके अस्पताल में एडमिट करवा दे। दोस्तों, 10 मिनट का जो टाइम था वो धीरे धीरे बीतने लगता है और लड़का जब समझ जाता है कि कोई भी आगे निकल करके इस लड़की की मदद करने वाला नहीं है तो तुरंत वो लड़का उस लड़की को एक टैक्सी के अंदर बैठाता है, लिटाता है और अस्पताल की तरफ ले करके वो निकल पड़ता है। दोस्तों, मुंबई में जो केम अस्पताल है वो उसी केम के अस्पताल में ले जा करके उस लड़की को एडमिट करवा देता है और डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर, जितनी जल्दी हो सके इस लड़की का इलाज चालू कर दो, नहीं तो ये लड़की अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठेगी। दोस्तों, जो डॉक्टर थे वो जा करके जब लड़की की हालत देखते हैं और लड़की का चेकअप करते हैं तो उस लड़के से आकर के कहते हैं कि देखो, जब तक आप कैश काउंटर पर 5 लाख रुपए नहीं जमा कर दोगे तब तक इस लड़की के मैं इलाज में हाथ भी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि इसके सर में गंभीर चोट आ गई है। अगर इसको बचाना है तो 5 लाख रुपए कैश काउंटर पर तो जमा ही करने होंगे। दोस्तों, वो जो लड़का था वो अपने बैग और अपनी अहमियत और अपनी असलियत को पहचान रहा था कि उसके पास तो महज 3 लाख रुपए हैं और वो भी जो पैसा है अपने बहन की शादी के लिए इकट्ठा किया हूँ। दोस्तों, वो आगे पीछे कई
10 मिनट तक वो सोचता रह जाता है कि क्या करूं भगवान, क्या इसकी ज़िंदगी बचाना ज़रूरी है या अपने बहन की शादी में ये पैसे खर्च करना ज़रूरी है। दोस्तों 10 मिनट के बाद वो इस मोड़ पर आ जाता है कि भगवान, आज इसकी ज़िंदगी अगर बच जाएगी तो पैसे तो बहुत आएंगे और पैसों का इंतज़ाम कहीं ना कहीं से मैं अपने बहन की शादी के लिए कर ही लूँगा। दोस्तों फिर क्या, वो लड़का 3 लाख रुपए ले जा करके कैश काउंटर पर जमा कर देता है और अपने हाथ को जोड़ करके मिन्नतें करने लगता है कि डॉक्टर साहब, आप इस लड़की को बचा लो और जैसे ही ये लड़की का इलाज चालू कर दोगे, मैं कहीं ना कहीं से और भी पैसे का इंतज़ाम कर लूँगा। दोस्तों 3 लाख रुपए मिलते ही डॉक्टर उसका इलाज चालू कर देते हैं और पूरे 3 घंटे का ऑपरेशन करके जब उसे बेड पर ला करके लिटा देते हैं तो 2 घंटे के बाद उस लड़की को होश आ जाता है और वो लड़की आंख खोल करके अपने होश में जब इधर उधर देखती है तो पास में वो लड़का बैठ करके उसको होश आने का इंतज़ार कर रहा था। दोस्तों वो लड़का जैसे ही उसे पता चलता है कि इस लड़की को होश आ गया है तो वो लड़की से कहता है कि बहुत ऊपर वाले का धन्यवाद करता हूँ कि आपको होश आ गया। दोस्तों वो लड़की, उसके आंख से आंसू गिरने लगते हैं और वो चिल्लाने लगती है कि आपने मुझे क्यों बचाया, मुझे मरने ही दिया होता तो ज़्यादा अच्छा होता, मुझे नहीं जीना है, ऐसी ज़िंदगी से मैं परेशान हो गई हूँ जहाँ पर पल पल मुझे घुट घुट करके मरना पड़ता है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है शिव भगवान। स्वागत करता हूं इस नई कहानी में। दोस्तों दरअसल वो लड़की क्यों उस लड़के के सामने फूट फूट कर रोने लगती है और अपनी ही ज़िंदगी से परेशान होने लगती है और उस लड़के को ब्लेम देने लगती है और उस लड़के से कहने लगती है कि आपने मुझे बचा करके अच्छा नहीं किया। आइए जानते हैं इस पूरी कहानी के अंदर। लेकिन इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटा सा रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला, मेरा काफिला बढ़ता रहे और मैं आप तक अच्छा सा अच्छा वीडियो लेकर के आता रहूं। दोस्तों ये कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से। दोस्तों एक छोटे से गांव का लड़का अपने बहन की शादी के लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए मुंबई निकल जाता है और वहां पर काम धंधा करके वो लगभग 3 लाख रुपए इकट्ठा करके जब गांव आ रहा था तभी इस लड़की से उसकी निगाहें मिल जाती हैं और उसका एक्सीडेंट होने के बाद वो अस्पताल में पहुंच जाती है। दोस्तों अस्पताल में पहुंच जाने के बाद जब उसे होश आता है तो वो अपनी ही ज़िंदगी से उसको घिन आने लगती है और खुद ही वो जीना नहीं चाह रही थी। दोस्तों लड़के ने जब उसे लाख समझाया तो वो लड़की थोड़ी सी अपने आप को रोकती है और कहती है कि ठीक है, लेकिन आपने आज तो मुझे बचा लिया, लेकिन आने वाले वक्त में मुझे नहीं बचा पाओगे। दोस्तों वो लड़का उसे अपने साथ लेता है और लेकर के अपने गांव निकल आता है और कहता है कि मेरे गांव चलो, वहां तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा, गांव की सैर करोगी, तुम्हारा जी मचल जाएगा और तुम अपने इन ख्वाबों से बाहर आ जाओगी और अपनी ही ज़िंदगी से तुम्हें भी प्रेम हो जाएगा। दोस्तों दरअसल वो लड़का इस लड़की की खूबसूरती से प्रेम करने लगा था, इस लड़की की मासूमियत से उसको प्यार हो जाता है और वो उसे अपने साथ लेकर के अपने गांव की तरफ चल देता है। दोस्तों ट्रेन के अंदर वो लड़का और वो लड़की बहुत बातें करते हैं और एक दूसरे की ज़िंदगी में झांक करके देखने की कोशिश करते हैं। तो वो लड़का अपने बारे में जब उस लड़की से बताता है कि मैंने अपनी ही बहन की शादी के लिए 3 साल से मुंबई में मेहनत कर रहा था और पूरे 3 लाख रुपए इकट्ठा करके अपने गांव जा रहा था क्योंकि इसी महीने में मेरे बहन की शादी है और वो सारा पैसा आपके इलाज में खर्च हो गया। अब मैं अपने बहन की शादी में कहां से पैसे लाऊंगा और कैसे अपने बहन के शादी का जो खर्चा है उसका इंतज़ाम करूंगा। दोस्तों वो जो लड़की थी वो कहने लगती है अब आपको खर्चे की चिंता छोड़ दो क्योंकि अब सारा का सारा जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है, आपने सारा पैसा मेरे इलाज में लगवाया है तो अब मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि आपके बहन की शादी का खर्चा मैं उठा लूँ। दोस्तों वो लड़का थोड़ा सा खुश हो जाता है और पूछने लगता है कि भला आप ऐसा क्यों कर सकती हो। तो वो कहती है कि जब आप मेरे भगवान बन करके मेरी ज़िंदगी बचा लिए तो मेरी भी तो कोई फ़र्ज होता है और वो
उस लड़के की बहन की शादी का सारा जो खर्चा था वो अपने जिम्मे लेकर के उसके घर पहुंच जाती है। दोस्तों, लड़का अपने माता पिता के चरण स्पर्श करता है और वो लड़की भी उसके माता पिता के चरण स्पर्श करती है और वो लड़का उस लड़की के बारे में अपने माता पिता से पूरी बात बता देता है कि कैसे मुंबई से उसकी जान पहचान होती है, अस्पताल के अंदर उसे एडमिट करवाता है और आज उसे अपने गांव लाया है। तो वो लड़की आज मेरे बहन की पूरी शादी का जो खर्चा है अपने जिम्मे पर ले ली है। दोस्तों, उस लड़के के जो माता पिता थे वो भी उस लड़की को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि बेटी, तुम्हारी ज़िंदगी भगवान करे कि दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाए, क्योंकि ऐसे लोग बड़े कम ही होते हैं कि जो अपने खर्चे और अपने पैसे मेरी बेटी की शादी में लगाने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, फिर क्या, धीरे धीरे शादी का दिन नज़दीक आ जाता है और बड़े ही खुशी खुशी उस लड़के के बहन की शादी की तैयारियां चलती है। गांव वाले देखने के लिए आते हैं कि बड़ी ही धूमधाम से वो जो लड़का होता है जिसका नाम किशन होता है वो अपने बहन की शादी कर रहा होता है। दोस्तों, पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है कि किशन एक लड़की के साथ आया हुआ है और वो लड़की मुंबई की रहने वाली है, दिखने में बड़ी ही खूबसूरत है, 25 साल की जवान लड़की है और वो इतने पैसे वाली है कि उसके बहन की शादी के लिए वो जहां पर 1000 रुपए की ज़रूरत है वो लाखों रुपए खर्च कर रही है। दोस्तों, पूरे गांव में इस बात की चर्चा हो जाती है और इस बात को लेकर के लोगों में बातें फैल जाती है। दोस्तों, फिर क्या, शादी बड़े ही धूमधाम से होती है। जहां पर भी ज़रूरत पड़ती है वो लड़की तुरंत पैसे दे देती है और उन्हीं पैसों की वजह से आज पूरे गांव में किशन और उसके माता पिता का सम्मान बन जाता है, नाम बन जाता है। दोस्तों, सुबह जब शादी संपन्न होती है और किशन अपने बहन की विदाई करता है और उसके बहन की विदाई हो जाती है और उधर डोली उसकी ससुराल की तरफ जाती है और इधर ये जो मुंबई से एक बेहद ही खूबसूरत लड़की आई थी जिसका नाम शिखा होता है, शिखा भी किशन से कहती है कि देखो किशन, अब आपके बहन की शादी पूरी हो गई है, अब मुझे अपने घर जाना चाहिए, मुझे अपने गांव जाना चाहिए, मुंबई के लिए मुझे निकलना है और आपके माता पिता से आशीर्वाद की ज़रूरत है। दोस्तों, वो किशन के माता पिता के पास जाती है और उनसे आज्ञा लेकर के अपने मुंबई के तरफ निकलने ही वाली थी कि किशन के माता पिता उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि बेटी, तुम्हारी ज़िंदगी क्या है, तुम अपने बारे में मुझे कुछ बताई नहीं कि तुम्हारे माता पिता कहाँ रहते हैं और तुम क्या करती हो। दरअसल वो जो लड़की थी वो नहीं बताना चाह रही थी अपने बारे में, क्योंकि उसकी ज़िंदगी बद से बदतर थी। दोस्तों, वो जो लड़की थी वो टालने लगती है और कहने लगती है कि आप मेरे बारे में जान करके क्या करोगे, मेरी ज़िंदगी इतनी दर्द भरी है कि आप सुन करके आपको यकीन नहीं होगा और आपको मेरे इतने दिन आपके घर में मैंने जो समय बिताया है इस पर भी आपको घिन आने लगेगी। लेकिन किशन के जो माता पिता थे वो जिद कर लेते हैं और पूछने लगते हैं कि नहीं बेटी, जब तक तुम अपने बारे में नहीं बताओगी मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। दोस्तों, वो लड़की विवश हो जाती है और अपने बारे में किशन के माता पिता से और किशन से बताने लगती है। दोस्तों, दरअसल वो जो लड़की थी वो बताने लगती है कि देखो माँ, मैं जिस गांव से रहने वाली हूँ, मेरा गांव केरल का एक छोटा सा गांव है और उसी गांव में मैं पली बड़ी हूँ और जैसे ही मेरी उम्र 15 साल की होती है, मेरे जो पिताजी थे उनको शराब और जुए की लत लग जाती है और वो जुए के लत में, शराब के लत में इतने ज़्यादा खो जाते हैं कि उनके पास जो भी कुछ पैसा था, जो भी ज़मीन जायदाद थी, वो 2 साल के अंदर बेच करके जुआ खेल जाते हैं और शराब पी जाते हैं। अब उनके पास जब पैसे नहीं बचता है और इधर मेरी जो उम्र थी वो 17 साल की हो जाती है और मैं अपनी जवानी की दहलीज पर अपना कदम रख चुकी थी। अब उनके पास जब पैसे नहीं थे तो वो मुझे दांव पे लगा देते हैं और मुझे एक व्यक्ति के हाथों पैसे के लालच में आकर के 50 लाख रुपए में बेच देते हैं और वो जो व्यक्ति था मुझे केरल से लेकर के मुंबई चला आता है और मुंबई में ला करके मुझे कोठे पर बिठा करके मुझसे धंधा करवाने लगता है।
दोस्तों वो लड़की बताती है कि पूरे 1 साल तक यहाँ मुंबई के कोठे पर मैं धंधा करती रही और उसी 1 साल के अंदर मैंने करोड़ों रुपए कमा लिया, लेकिन आज ये करोड़ों रुपए मेरे लिए मिट्टी के समान है और ये करोड़ों रुपए मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म सी हो चुकी है। मुझे भी अपनी ज़िंदगी को देख करके घिन आती है और मैं नहीं चाहती कि मैं आपके घर में और भी ज़्यादा समय बिताऊं। दोस्तों, जब किशन के माता पिता उस लड़की की शिखा की ये बातें सुनते हैं तो उनके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उनके भी आंखें भर आती हैं और वो कहने लगते हैं कि बेटी, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो तो बहुत गलत हुआ, लेकिन भगवान न करे, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर मेरा जो किशन बेटा है आपको पसंद हो तो मैं तुम्हारी शादी अपने बेटे से करवाना चाहती हूँ, क्योंकि तुमने मेरे घर में आकर के 4 चांद लगा दिया है। यहाँ मेरे गांव में तुम्हारे बारे में, तुम्हारे फ्यूचर के बारे में, तुम्हारे भविष्य के बारे में कोई नहीं जानता। ये तो मैं जानती हूँ और किशन जानता है और तुम जानती हो। अगर तुम चाहो तो मेरे बेटे से शादी करके अपनी ज़िंदगी यहीं बिता सकती हो। दोस्तों, वो जो लड़की थी उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो रोने लगती है और उन माता पिता के चरण पर गिर पड़ती है और रोते हुए कहने लगती है कि मैंने ऐसा घर और ऐसे लोगों को शायद पहली बार देखी हूँ। अभी तक जितने भी लोग मुझसे मिलते थे वो बस मुझे नोच खाना ही चाहते थे, लेकिन आज एक भगवान और एक ऐसे माता पिता से मिल करके मैं भी धन्य हो गई। और वो कहने लगती है कि लेकिन मैं किशन से जाना चाहती हूँ और किशन से मैं ये सुनना चाहती हूँ कि क्या किशन मुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं, जबकि मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। और वो जो किशन है वो उस लड़की से कहने लगता है कि देखो शिखा, तुम तो अंदर से बिल्कुल पवित्र हो, क्योंकि ये मंजर ही ऐसा था, तुम्हारे पास मजबूरी ऐसी थी जो तुम्हें इन सब चीज़ों को करने के लिए मजबूर कर देती है। लेकिन अगर तुम्हारी जो इच्छा है मुझसे शादी करने की है तो मैं भी तुम्हें पहली ही नज़र में पसंद करने लगा था। जब तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं हुआ था तभी तुम मेरे दिल के कोने में बस चुकी थी, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी कि तुम करोड़ों कमाने वाली और कहाँ मैं गांव का एक छोटे से गांव और छोटे से परिवार का रहने वाला। लेकिन अगर तुम चाहती हो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और तुम्हारे साथ शादी करके मैं भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊँगा। दोस्तों, फिर क्या, बड़े ही धूमधाम से उसी महीने में एक बढ़िया सा मुहूर्त निकलता है और शिखा किशन की शादी हो जाती है और तब से जो शिखा है वो किशन के साथ परिवार के साथ रहने लगती है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाती है। दोस्तों, ये थी कहानी एक शिखा और किशन की, जो एक ऐसे मोड़ पर मिलने के बाद भी उन दोनों की ज़िंदगी बर्बाद होते हुए भी आबाद हो जाती है। अगर आपको ये कहानी सुन करके ज़रा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ फिर किसी नई कहानी के साथ किसी नए वीडियो के अंदर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।